साथियों, आइए आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर चर्चा करते हैं। इसमें हमने देखा है कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप यानी पैटर्न का अनुसरण करती हैं। जैसे कि सूरजमुखी के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो बड़ी एक जैसी ही लगी रहती हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें छिद्र भी एक टाइप के एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हुए बने रहते हैं। एक भुट्टे में जो दाने रहते हैं वो भी एक लाइन से लगे रहते हैं, यानी वो भी एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अनानास और पाइनएप्पल की जो सर्पलाकार लाइनें रहती हैं वो भी एक ही पैटर्न या प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। दैनिक जीवन में प्रकृति के इस पैटर्न में और भी कई उदाहरण हैं। जैसे किसी व्यक्ति की प्रथम मासिक वेतन 8,000 रुपये है और 500 रुपये हर साल उसमें वृद्धि होती है। तो पहली साल उसको मिलेंगे 8,000, दूसरी साल 8,500, फिर तीसरी साल 9,000। इस प्रकार से 500 रुपये बढ़ते हुए क्रम में उसको हर साल मिलते जाएंगे। ये भी हमारे एक पैटर्न का या प्रतिरूप का एक उदाहरण है। इस प्रकार हमें और अन्य प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। जैसे पहला 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। इस प्रकार 50 बढ़ाते हुए इसमें हमें एक पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा है 1, 2, 3, 4। इसमें हम एक एक जोड़ के एक पैटर्न प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा है ऋण के 3। फिर इसमें हमने एक जोड़ा तो ऋण 2 आ गया। फिर इसमें एक जोड़ा ऋण के 1 आ गया। फिर इसमें एक जोड़ा तो 0, फिर 0 में एक जोड़ा 1, फिर 1 में एक जोड़ा 2। इस प्रकार से 3, 4, 5 हमें एक पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। चौथे में है 3, फिर इसमें 0 जोड़ा 3, फिर इसमें 0 जोड़ा 3, मतलब 0 जोड़कर हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पाँचवें में है इसमें ऋण के 1.0 है, उसमें माइनस के यानी ऋण के ही 0.5 को हम जोड़ देंगे तो ऋण के 1.5 हो जाएगा। ऋण के 1.5 में ऋण के 0.5 को और जोड़ देंगे तो ऋण के 2.0 हो जाएगा। ऋण के 2.0 में ऋण के 0.5 को जोड़ देंगे तो ऋण के 2.5। इस प्रकार से ऋण के 0.5 जोड़ते जाएंगे और एक हमें पैटर्न प्राप्त होता चला जाएगा। इस सूची में हम जो उत्तरोत्तर पद हैं यानी बाद के जो पद हैं वो इससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सूची हमें प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या डी को जोड़कर प्राप्त होती। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो जो समांतर श्रेणी यानी एपी होती है उसके प्रथम पद को हम A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, इसी प्रकार nवें पद को हम AN से दर्शाते हैं। एपी को निम्नलिखित रूप से व्यक्त करते हैं A1, A2, A3, इसी प्रकार nवां पद AN हो जाएगा। समांतर श्रेणी में हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सर्वांतर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या फिर तीसरे पद यानी A3 माइनस A2 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, या nवां पद जो AN है उससे एक पहले वाला पद AN-1 को घटा देंगे। तो इस प्रकार हमें समांतर
श्रेणी का सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। कोई से भी बाद वाला पद में से पहले पद को घटाने पर जो आएगा वह सर्वांतर होगा और प्रत्येक के लिए सर्वांतर समांतर श्रेणी के लिए समान होता है। किसी भी तरीके से हम ज्ञात करें समांतर श्रेणी का सर्वांतर हमें सेम प्राप्त होगा, चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, चाहे 10वें में से 9वें पद को घटाएं, किसी भी तरीके से हम सर्वांतर ज्ञात करें सेम आएगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो जैसे पहला पद ए हो गया और सार्वंतर डी हो गया, तो पहला पद ए तो उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद होगा ए प्लस डी, फिर से सार्वंतर जोड़ दो तो ए प्लस 2d, फिर से सार्वंतर जोड़ दो तो ए प्लस 3d। इस प्रकार से हमें एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप प्राप्त हो जाता है। इसमें पहला पद ए हो गया और सार्वंतर डी हो गया। समांतर श्रेणी में यदि पदों की संख्या परिमित है तो वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, और परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है वो लास्ट टर्म होता है। जैसे कोई समांतर श्रेणी का उदाहरण है 147, 148, 149, इसी प्रकार इसका अंतिम पद 157। तो इसमें अंतिम पद है तो ये परिमित समांतर श्रेणी हो गई, क्योंकि परिमित समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिसमें अंतिम पद होता है। यदि अंतिम पद नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी अपरिमित समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो प्राकृतिक संख्याओं वो हमें अपरिमित समांतर श्रेणी का एक उदाहरण देती हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है और उस समांतर श्रेणी का nवां पद हमें ज्ञात करना हो तो nवां पद का जो सूत्र होगा वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, जो डी का मल्टीप्लाई करेंगे वो n माइनस 1 रहेगा, n माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा। इस ब्रैकेट का ध्यान हमें अच्छी तरह से देना है क्योंकि यहीं इसी पद पर हमारी गलती हो जाती है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का जो सूत्र है एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा और उसमें बाहर डी, ये आपका nवें पद का सूत्र हो जाएगा। nवें पद को हम समांतर श्रेणी यानी एपी का व्यापक पद भी कहते हैं और an इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, इसलिए अंतिम पद को l द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। तो अंतिम पद का भी सूत्र हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और इंटू डी। आइए एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे हमें एक समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12, इस प्रकार से एक जो समांतर श्रेणी के शुरू के 3 पद हमें दिए हैं इसका हमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद a बराबर 2 हो जाएगा। सार्वंतर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर प्राप्त करेंगे यानी 7 ऋण 2, तो जी हमें 5 प्राप्त हो जाएगा और हमें 7वां पद निकालना है तो n का मान 7 हो जाएगा। तो अब हमें सूत्र है nवें पद ज्ञात करने का हमें मालूम है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A7 हमें ज्ञात करना है क्योंकि n का मान 7 है तो A7 बराबर a का मान 2 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं 7 ऋण 1, उसमें गुणा हो जाएगा d का यानी 5 का। तो 7 में से 1 गया 6 बचा, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो A7 हो जाएगा 2 धन 6 पंजे 30 यानी 30 हो जाएगा। तो 2 धन 30 यानी 32, तो हमें 7वां पद इसका 32 प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है एस एन बराबर n बटे 2
और ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र से हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें समांतर श्रेणी परिमित दी है और उसका अंतिम पद ज्ञात है तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि हमें अंतिम पद ज्ञात है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके उसके n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो इसका सूत्र है Sn बराबर n फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी n-1/2। इस सूत्र से हम शुरू की n धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगला है कि यदि हमें 3 संख्याएं a, b, c समांतर श्रेणी में दी हैं तो जो बीच की संख्या b है वो a और c के योग का आधे के बराबर होगी। यानी a, b, c समांतर श्रेणी में हैं तो b बराबर a-c/2। इस प्रकार से जो b है वो a और c का समांतर माध्य भी कहलाता है। क्योंकि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो a और c को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो b प्राप्त हो जाएगा। यानी b a और c का समांतर माध्य कहलाता है। जैसे हमें प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो प्रथम धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 ऐसे करते हुए हमें 25 तक जाना है। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 1। जो सार्वंतर है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर यानी 2 में से 1 को घटाकर 2 माइनस 1 बराबर 1 ये हमारा सार्वंतर हो जाएगा। और पदों की संख्या हमें पता है 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और कोष्टक में 2a धन n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम a और n d के मान ज्ञात करके इस सूत्र में लिखेंगे और उसको हल करेंगे तो हम प्रथम 25 पदों का योग प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि n/2 तो n की जगह हमने 25 लिख दिया तो 25/2 हो गया। कोष्टक में था 2a तो 2 तो ऐसे लिख दिया और a की जगह पे 1 लिख दिया, a यानी पहला पद, तो 2 गुणा 1 धन n-1 तो n की जगह 25 यानी 25 ऋण 1 ये कोष्टक में लिख दिया। और d का मान 1 था क्योंकि 1, 2, 3 जी हमारी संख्या थी तो उसमें सार्वंतर हमने ज्ञात किया था तो 1 आया था। तो इसको हम हल करेंगे तो 25/2 2 गुणा 1 धन 25 ऋण 1 25 में से 1 गया 24 तो 24 हो जाएगा। तो 2 धन 24 26 तो 25/2 गुणा 26 26 को हम 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 25 में 13 का गुणा करके 325 हमें 25 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि समांतर श्रेणी के पदों को कैसे ज्ञात करते हैं और उनका कुछ पदों का योग हमें ज्ञात करना है तो योग को भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में कुछ चर्चा करें। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो और आमाप समान हो या ना हो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी आकार मतलब शेप और आमाप यानी साइज। तो शेप समान होना चाहिए, साइज समान हो या ना हो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपको जो वृत्त दिख रहे होंगे कुछ छोटी साइज के हैं कुछ बड़े साइज के, तो साइज समान हो या ना हो पर इनका आकार सबका सेम है, सबका आकार गोल है, सब गोल टाइप के अपन को दिख रहे हैं
तो इस प्रकार जे वृत्त हैं वो सभी वृत्त समरूप आकृतियां होती हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लें कि जितने भी वृत्त हैं सब वृत्त समरूप होते हैं। अब इसके बाद में नीचे की आकृति हमें दिख रही है, एक में वर्ग है, एक में आयत है। तो जो वर्ग और आयत, इनमें आकार समान नहीं है, साइज तो समान है ही नहीं, लेकिन आकार समान नहीं है, तो ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो जो वर्ग है और आयत है वो समरूप आकृति नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल 2 गुणा 2 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जो आयत है उसमें लंबाई दी है 4 और चौड़ाई दी है 1, तो इसका क्षेत्रफल भी 4 है, यानी दोनों के क्षेत्रफल समान हैं, लेकिन इनके आकार अलग अलग हैं। तो ये आकृतियां समरूप आकृति नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक वर्ग है और एक आयत है, तो वर्ग और आयत समरूप आकृतियां नहीं है। और सभी वर्ग समरूप होते हैं। यदि हमें वर्ग जितने भी दिए हों तो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि सबकी आकृतियां सेम हो जाएंगी, चाहे वो साइज में छोटे हों चाहे बड़े हों, पर सभी वर्ग समरूप हो जाएंगे। अब जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि हमें 2 आयत दिखाई देते हैं। एक आयत 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला है और दूसरा आयत 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला है। तो जो आयत हैं वो कभी भी समरूप नहीं होते। सभी आयत समरूप हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्ग भी आयत होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आयत समरूप नहीं होती, क्योंकि जो आयत वर्ग की आकृति के हैं वो तो समरूप हो जाएंगे, और जो आयत वर्ग की आकृति के नहीं है वो समरूप नहीं होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि सभी आयत समरूप हों यह आवश्यक नहीं है, परंतु सभी वर्ग समरूप हों यह जरूरी है, जी कन्फर्म है। तो इस प्रकार हम आयत और वर्ग के बारे में अपने अभिमत समझ चुके हैं। अब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज हैं यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, चाहे उनकी साइज अलग अलग क्यों ना हो, वो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां भी समरूप होती हैं। यदि कोई आकृति सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होगी। तो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, पर समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों यह आवश्यक नहीं है। कुछ सर्वांग सम हो भी सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, पर सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं और समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हों वो समरूप होंगे यदि नंबर 1 उनके सभी संगत कोण बराबर हों, और नंबर 2 उनकी सभी संगत भुजाओं के अनुपात समान हों, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इस प्रकार हमें स्क्रीन पर 2 बहुभुज दिखाई दे रहे हैं। इनमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। तो 4 भुजाओं का जो बहुभुज है, यानी हम उनको चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं की आकृति वाला जो बहुभुज है वो चतुर्भुज, 3 भुजाओं की आकृति वाला बहुभुज त्रिभुज, 5 भुजाओं की आकृति वाला बहुभुज पंचभुज। इस प्रकार बहुभुजों के नाम होते हैं। तो जो आकृति हमें दिखाई दे रही है उनमें भुजाओं की जो माप है वो चित्र में प्रदर्शित है। तो इसको हम क्लियर देख सकते हैं कि जो पहली भुजा है
इस पहले चित्र की जो पहला बहुभुज है उसकी पहली भुजा 2.1 सेंटीमीटर की है, तो इसकी संगत भुजा है 4.2, तो इसका अनुपात 2.1 बटे में 4.2, तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही जो आधार है दोनों का उसमें 1.5 है और दूसरे चित्र में 3 है, तो 1.5 बटे 3 करेंगे तो वो भी आपका 1/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो तीसरी भुजा है इसमें पहले जो बहुभुज है उसकी तीसरी भुजा है 2.5 और इसकी है 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 के बटे में 5 करेंगे तो भी वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार चौथी भुजा है उसका भी अनुपात ज्ञात करेंगे, वह भी हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1/2 प्राप्त हो रहा है, यानी इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां हैं। इस प्रकार हमें स्क्रीन पर अब एक वर्ग और एक आयत दिखाई दे रहा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है और आयत में एक सम्मुख भुजा 3.5 और एक 3 सेंटीमीटर है, तो एक आयत है एक वर्ग है। तो यह दोनों आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण तो समान है परंतु संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। इसलिए यदि एक वर्ग है और दूसरा आयत है तो ये आकृतियां समरूप आकृति नहीं है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यानी त्रिभुजों की समरूपता की क्या शर्तें होती हैं। तो इसमें पहला है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और नंबर 2 संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं, इसमें हम देखते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप दर्शाने के लिए निम्नलिखित कसौटियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है भुजा भुजा भुजा, जिसको अपन SSS भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दूसरा भुजा कोण भुजा, जिसे हम SAS कहते हैं, यानी त्रिभुजों की दो भुजाएं, यानी एक पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात समान हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। तो यानी दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तीसरा आता है कोण कोण कोण, जिसे हम AAA भी कहते हैं। इसमें क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोणों का मान बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इस कोण 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 वाले को हम कोण कोण यानी AA से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि जिस त्रिभुज के दो कोण संगत कोण बराबर हैं तो निश्चित ही तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। इसलिए हम कोण कोण AA से भी कह देते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुजों के दो कोण के बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। आइए अब हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय, इसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय भी है, उसको समझते हैं, उसका कथन समझते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या है? त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, त्रिभुज में हमने एक भुजा BC है, उसके समांतर रेखा DE खींची। तो जो DE रेखा है उसने AB और AC को समान अनुपात में विभाजित किया, यानी AD बटे DB और AE बटे EC इनका अनुपात समान होगा। यह आनुपातिकता प्रमेय है, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका कथन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय कहलाती है। थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या होता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि यदि AD बटे DB और AE बटे EC का अनुपात बराबर है तो निश्चित ही जो DE रेखा है वो BC भुजा के समांतर होगी, यानी DE समांतर BC। यह थेल्स का विलोम है। अब इस चित्र में देखिए, त्रिभुज ABC में यदि DE BC के समांतर है और वो AB और AC को काट रही है तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD बटे DB और AE बटे EC बराबर होगा। तो अब हम इसमें मान लिख देंगे। AD का मान है 2 सेंटीमीटर, DB का 3 और AE हमें ज्ञात करना है तो उसकी जगह x लिख देंगे और EC 6 सेंटीमीटर। इसका हम त्रियक गुणा करके हल करेंगे तो 3 का x में करेंगे तो 3x बराबर 2 गुणा 6। इससे x का मान निकालेंगे 2 गुणा 6 बटे 3, यानी 12 बटे 3 आ जाएगा। तो काटने पर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो AE का मान हमें 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय की सहायता से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इस आकृति में एक त्रिभुज है और PQR, इसमें ST PQ और PR भुजाओं को काट रही है और जिन मानों के हिसाब से वो काट रही है वो मान चित्र में प्रदर्शित हैं। तो यदि हम PS और SQ का अनुपात निकालें तो 1.5 बटे 3 तो 1/2 प्राप्त होगा और PT और TR का अनुपात ज्ञात करें तो 3/6 यानी वो भी हमें 1/2 प्राप्त होगा। तो PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, यानी ये अनुपात समान है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ST है वो तीसरी भुजा QR के समांतर होगी। यानी ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ST समांतर QR। इस प्रकार साथियों, थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित हम पाठ्य पुस्तक के और भी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं।